अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी मिट्टी खोदें। बहुत पहले की बात है। एक गांव में 4 मित्र थे। चारों भीषण गरीब, भीख मांगकर किसी तरह जीवन गुजारते। रोज चारों भीख मांगने निकल जाते। जो मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालते। बहुत कष्ट में उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन चारों ने सोचा कि इस तरह घर घर भीख मांगकर कब तक जीवन चलेगा, क्यों न राजा के पास जाकर भीख मांगी जाए। राजा जो देंगे उससे निश्चय हमारे जीवन में कोई अभाव न रह जाएगा। लेकिन राजा के पास जाकर उनसे भद्रतापूर्वक ठीक ठीक बात करनी पड़ेगी। परंतु वे तो गंवार थे। जो बोलना चाहिए वो बोलना, कुछ और बोल देने से तो राजा नाराज हो जाएंगे और उन्हें धक्का दिलवाकर बाहर निकाल देंगे। राजा से क्या बोला जाए, ये सोचते सोचते चारों राजा से मिलने चल पड़े। चलते चलते उन लोगों ने देखा कि एक मोटा चूहा मिट्टी खोदकर बिल बना रहा है। उसे देख एक मित्र चिल्ला उठा, पा गया पा गया। राजा को क्या बोलकर भीख मांगूंगा, ये समझ में आ गया। अन्य मित्रों ने उससे पूछा, क्या बोलोगे राजा को? उसने कहा, राजा को कहूँगा देखिए देखिए मिट्टी खोदे खपाखप। ये सुनकर बाकियों ने सोचा कि हमारी समस्या का हल तो हुआ नहीं। कुछ और आगे चलने पर उन लोगों ने देखा कि एक मेंढक जोर से उछला। ये देखते ही दूसरा में चिल्ला उठा, मिल गया राजा को क्या बोलूँगा, ये मिल गया। बाकी सभी ने पूछा, क्या बोलोगे? उसने कहा, बैठ गया धपाधप। 2 मित्रों की समस्या दूर हो गई थी। बाकी के दोनों मित्र चलते चलते ध्यानपूर्वक रास्ते के दोनों ओर देखते हुए जा रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक सूअर पर पड़ी। वो कीचड़ में लोटपोट हो रहा था। ये देख एक मित्र उछल पड़ा, पा गया राजा को क्या बोलना है, ये पा गया। सभी ने उत्सुकता से पूछा, क्या बोलना है, हमें भी बताओ। उसने कहा, मैं कहूँगा घसते रहो घसा घस, फिर तो पानी। तीनों मित्रों की समस्या सुलझ गई। चौथे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलेगा। चलते चलते वे शहर में प्रवेश कर गए। सड़क के दोनों ओर घर थे और लोग रास्ते में आ जा रहे थे। एक आदमी बहुत तेज गति से शहर की ओर जा रहा था। उसे देखते ही चौथा मित्र बोल उठा, पा गया राजा को क्या बोलना है, पा गया। मैं कहूँगा बड़ा रास्ता छोटी गली, जनता है, तुम क्या करना चाहते हो। सब अपनी बात को याद करते करते शहर के मुख्य बाजार में पहुँचे। एक सज्जन से उन्होंने सारी बातें एक कागज़ पर लिख देने का अनुरोध किया ताकि वे राजा को अपनी अपनी बात बोलने में गड़बड़ा न जाए। उस व्यक्ति ने उनका अनुरोध स्वीकार कर उनकी बातें एक कागज़ पर लिख दी। चारों व्यक्ति ने उनका अनुरोध स्वीकार कर उनकी बात एक कागज़ पर लिख दी। चारों राजभवन में पहुंचकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। वे इस बात पर खुश थे कि राजा को बोलने का कोई जोखिम नहीं रहा। राजा ने कागज़ को ध्यान से पढ़ा पर कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया पर कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ा। चारों मित्रों ने देखा कि राजा मुश्किल में पड़ गए हैं। उनकी लिखी बातें उनकी समझ में नहीं आ रही हैं। उन्हें भय हुआ कि कहीं राजा उन्हें पकड़कर उनका अर्थ समझने के लिए न कहे। उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता था और डर के मारे वे अपनी अपनी बात भूल भी चुके थे। फिर उस व्यक्ति ने कागज़ में उन्हीं की कही बातें लिखी होंगी, इसकी क्या गारंटी थी। डर के मारे वे वहाँ से 9-11 हो गए। इधर राजा के मंत्री के मन में राजा को मारकर राजगद्दी पर बैठने का पाप जागा। उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने राजा के हज्जाम एवं नायब को अपने एक षड्यंत्र में शामिल किया। उसने हजाम को कहा कि कल जब तुम राजा की हजामत करने जाओगे तो उस तरह से उनका गला काट देना। लोभ में पड़कर हजाम राजी हो गया। लेकिन राजमंत्री ने एक दूसरी योजना भी बना रखी थी। उसने सोचा कि यदि नाई अपने काम में सफल नहीं हुआ तो फिर उसका षड्यंत्र धरा का धरा रह जाएगा और नाई ने सारा भेद खोल दिया तो वो गिरफ्तार हो जाएगा। यही सोचकर उसने उसी रात राजकोषागार को खाली करने का निश्चय किया। राजकोषागार की देखभाल एवं उसकी सुरक्षा का जिम्मा जिस नायब पर था
उसे मंत्री से पहले ही अपनी मुट्ठी में कर रखा था। उसने उसे पता रखा था कि रात के अंधेरे में कोषागार में सेंध मारकर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपये निकाल लेंगे। रात होने पर मंत्री और नायब कोषागार की बाहर की दीवार के पीछे सेंध मारने के लिए छिप गए। इधर राजा अपने कमरे में उन चारों मित्रों के दिए कागज में लिखी बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। हठात उसके मुख से निकला, मिट्टी खोदो खपाखप। ये सुनकर मंत्री और नायब चौकन्ने हो गए। उन्हें लगा कि राजा को उनके द्वारा सेंध मारने के षड्यंत्र का पता चल गया है। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। दोनों सेंध मारना छोड़ चुपचाप दीवार से सटकर बैठ गए। इधर राजा ने अपनी धुन में दूसरी पंक्ति पढ़ी, बैठ गया थपाथप। मंत्री और नायब ने सोचा, लगता है राजा ने उनकी चोरी पकड़ ली है। भय से उनकी हालत पतली हो गई। दोनों वहां से भाग खड़े हुए। दूसरे दिन सुबह जब नाई राजा की हजामत करने को आया, तब भी राजा उसी कागज को लेकर गुत्थी सुजाले में लगे हुए थे। योजनानुसार नाई राजा का गला काटने के लिए उस तरह को धार देने लगा। हठात राजा बोले, घसते रहो, घसा घस, फिर दो पानी। नाई चौंक उठा। उसने सोचा राजा हजामत से पहले उनके मुख पर पानी लगाने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए जब राजा के मुख से पानी लगाने लगा तभी राजा बोल उठे, जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो, नाई को काटो तो खून नहीं। उसने सोचा कि निश्चित रूप से राजा उसकी चालाकी समझ गए हैं। बचने का कोई उपाय नहीं जानकर वो राजा के पैरों में गिर पड़ा और अपना सारा अपराध स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उसने मंत्री के षड्यंत्र का भी भाड़ा फोड़ दिया। सब सुनकर राजा ने नायब को आदेश दिया कि मंत्री और नाई को अभी बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया जाए। नायब ने सिपाही को बुलाकर नाई को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे गिरफ्तार कर लिया जा रहा था तब राजा के मुख से हठात निकल गया, मिट्टी खोदे खपाखप। ये सुनकर नायब ने सोचा कि ये तो सर्वनाश हो गया। निश्चित रूप से राजा उनके द्वारा सेंध मारने की बात कर रहे हैं। अब तो उसे भी कारागार में जाना पड़ेगा। बिना देर किए वो राजा के पैरों में गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपने खिलाफ चलने वाले इतने बड़े षड्यंत्र को राजा जानकर भीषण आश्चर्य में पड़ गया। बाहर जाकर कोषागार की दीवार में सेंध काटने से हुए गड्ढे को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। राजा के आदेश से तीनों अपराधियों को कारागार में डाल दिया गया। राजा ने सोचा, ये तो सामान्य बात नहीं है। इतने बड़े षड्यंत्र की बात इन चारों ने सांकेतिक रूप से उन्हें पहले ही बता दी थी। उस कागज में लिखी बातों के कारण ही तो आज उनके प्राण बच गए। कोषागार लुटने से बच गया। राजा ने उन चारों को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे ताकि उन्हें सम्मानित एवं पुरस्कृत कर सकें। लेकिन चारों मित्र राजा की उस भंगिमा को देखकर इतने डर गए थे कि भागकर कहाँ चले गए, किसी को उनकी कोई खबर नहीं मिली।